आइए दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 10 देख लेते हैं। कहते हैं कि सर ब्लू लिमिटेड करके कोई कंपनी है, नाम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम तो बदलते रहने हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है? कहते हैं जो ये कंपनी है एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी है ये कंपनी। ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी का मतलब होता है कि अभी कंपनी के पास केवल और केवल इक्विटी है, इक्विटी के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना इनके पास कोई डिबेंचर है, ना कोई प्रेफरेंस शेयर है और ना कोई अदर सिक्योरिटी, केवल और केवल इक्विटी है, इसलिए इसे इक्विटी फाइनेंस कंपनी कहा गया है। ठीक है, अभी के लिए ये चीज़ एकदम से क्लियर है। कहते हैं कंसिडरिंग रीपर्चेज 275 लाख रुपीज़ के इक्विटी शेयर्स एंड उसे रिप्लेस करेंगे 15% डिबेंचर पे। ठीक है, कहते हैं कि फ़िलहाल तो ये कंपनी इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, हर एक चीज़ इक्विटी इक्विटी है और कुछ है ही नहीं। लेकिन कहता है कि अब कंसिडर करना चाहते हैं, मतलब कि ये सोच रहे, प्लान बना रहे। किस चीज़ का प्लान? प्लान ऐसा है कि जितनी भी इक्विटी है उसमें से 275 लाख रुपीज़ की इक्विटी, जितनी भी इक्विटी है उसमें से 275 लाख रुपीज़ की इक्विटी, ठीक है, 275 लाख रुपीज़ की जो इक्विटी है उसे वो रिपर्चेस करेंगे और उसे रिप्लेस कर देंगे। किस चीज़ में रिप्लेस करना चाहते हैं? वो रिप्लेस कर देंगे किस चीज़ में? रिप्लेस करना चाहते हैं 15% डिबेंचर्स में। इसका मतलब अभी तक तो वो केवल और केवल इक्विटी फाइनेंस कंपनी थी, बट प्लान के हिसाब से अगर ये प्लान अप्लाई कर देंगे तो फ्यूचर में इक्विटी प्लस डिबेंचर दोनों इक्विटी दोनों सिक्योरिटी अपने पास रखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर है कि अभी के लिए तो इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, लेकिन फ्यूचर में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में इनका प्लान इस तरीके से है कि वो 275 लाख रुपीज़ वाले इक्विटी शेयर्स को रीपर्चेस करके उसके बदले डिबेंचर इशू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है कि सर करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म या फिर कंपनी। करंट मार्केट वैल्यू मतलब कि जब वो इक्विटी फाइनेंस कंपनी है तब। ठीक है, प्लान अभी अप्लाई नहीं हुआ है, प्लान अप्लाई करने से पहले करंट इसने वर्ड लिखा है। करंट का मतलब अभी। ठीक है, और अभी तो ये क्या है सर? करंट अभी तो मतलब कि इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, अभी तो कोई डिबेंचर वगैरह इशू किया नहीं है, बस सोच रहे हैं कि इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि करंट मार्केट वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 1750 लाख रुपीज़, बट ध्यान रहे करंट मार्केट वैल्यू मतलब कि जब वो इक्विटी फाइनेंस कंपनी है उस टाइम की मार्केट वैल्यू आपको गिवन है कंपनी की। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म भी आप इसे कह सकते हैं। और कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपको गिवन है, करंट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितना है? 20%। अब मुझे बताएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, इसमें दिमाग नहीं चला तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड लिखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये समझ नहीं आता मतलब कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा यहाँ पे आपका दिमाग का टेस्ट करा गया कि क्या आप इसे जान पाते हैं या फिर नहीं। कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड लिखा है, लेकिन इसका मतलब है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, जिसे हम शॉर्ट में KE कहते हैं। इसका मतलब ये निकल के आता है। अब आपको समझना है कि ये KE कैसे आया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड लिखा है तो ये तो कुछ भी हो सकता है, KD भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही क्यों? इसलिए क्योंकि अभी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि KE, इसलिए क्योंकि अभी इसके पास केवल और केवल इक्विटी है, ना कोई प्रेफरेंस शेयर है, ना कोई डिबेंचर है। तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ही होता है। मतलब कि ये जो 20% कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम पे दिया है वो क्या है? और कोई नहीं, KE है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। क्योंकि अभी इसके पास केवल और केवल इक्विटी कैपिटल ही है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू KE। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपके पास में क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ नहीं समझ आता मतलब कि क्वेश्चन अटक जाएगा बीच में ही, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। कहते हैं इसके बाद जो EBIT है कंपनी का, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, जो EBIT है वो आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट रहेगा इन द फ्यूचर ईयर। मतलब कि EBIT में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप डिबेंचर रिप्लेस करके इशू कर दे या फिर ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। EBIT पहले जितना था, ठीक है, आज भी उतना ही रहेगा। मतलब कि पहले जब इक्विटी फाइनेंस कंपनी थे, फॉर एग्जांपल 500 लाख रुपीज़ का EBIT है, तो आज भी 500 लाख रुपीज़ का ही रहेगा। आज मतलब कि 15% डिबेंचर रिप्लेस करने के बाद भी EBIT तो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा क्लियरली बता रखा है। कहता है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कहता है कंपनी ऑल्सो हैज़ अ पॉलिसी टू डिस्ट्रीब्यूटिंग, कहता है अर्निंग को एज अ डिविडेंड। ठीक है, वो तो चलो ठीक है कि कहानी बता दी कि भाई जितनी भी अर्निंग है डिविडेंड में बांट देंगे, ऐसी हमारी पॉलिसी है। ठीक है,
कहते हैं एज्यूम करिए कि कॉरपोरेट जो टैक्स है वो 30% है, मतलब कि टैक्स रेट आपको गिवन है 30% आपके पास में। और कहता है कि कैलकुलेट आपको करना है इम्पैक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कैलकुलेट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इम्पैक्ट आपके पास में। ठीक है, क्या वर्ड पूछा, इम्पैक्ट पूछा, इम्पैक्ट आपको कैलकुलेट करना है। इम्पैक्ट आपको कैलकुलेट करना है। इम्पैक्ट आपको किस चीज़ का, कहता है कुछ फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे है, उसको आपको कैलकुलेट करना है और उसका इम्पैक्ट निकालना है। एमएम अप्रोच से आपको जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एमएम अप्रोच से क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ों के इम्पैक्ट निकालने हैं वो नीचे आपको दिए हैं। 3 चीज़ों के निकालने हैं इम्पैक्ट। सबसे पहले कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी का इम्पैक्ट निकालिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। इसके बाद ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम शॉर्ट में KO कहते हैं। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी इम्पैक्ट निकालना है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का इम्पैक्ट यहाँ पे हमें निकालना है। ये 3 चीज़ों का इम्पैक्ट हमें निकालना है। स्टूडेंट जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टूडेंट इन सब के अमाउंट निकाल के दे देते कि लीजिए मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, तो फॉर एग्जांपल 1800 या फिर 1900। ठीक है, जो भी आंसर आपके पास में आया वो निकाल दिया। कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कहते हैं कि 20%, 21%, 30%, जो भी आंसर आया वो निकाल के दे देते। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो वो भी निकाल के दे देते, फॉर एग्जांपल 20%, 15%, XYZ जो भी है। तो आंसर निकाल के दे देते और कहते हैं कि सॉल्यूशन ख़त्म हो गया। आंसर इज़ नो, सॉल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे ये आंसर पूछा ही नहीं है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, ये पूछा है, क्या आंसर इज़ नो। क्या मार्केट वैल्यू कितना है, ये पूछा है, आंसर इज़ नो सर। क्या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, ये पूछा है, आंसर इज़ नो सर। तो पूछा क्या है यहाँ पे, मेन जो क्वेश्चन है वो तो यहाँ पे है। कहते हैं पूछा है आपसे इम्पैक्ट। क्या पूछा है आपसे, इम्पैक्ट पूछा है। इम्पैक्ट बताना है इन 3 चीज़ों के। ठीक है, आपको क्या बताना है सर, इम्पैक्ट बताना है, ना कि इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इम्पैक्ट आपको निकालना है। इम्पैक्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये ICM मॉड्यूल बैच है, मैं यहाँ पे कंसेप्ट लेके नहीं चलूँगा, पहले ही बता देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे इसका मतलब बता देता हूँ कि आपके पास में इम्पैक्ट का अगर पूछा जाए तो किस तरीके का फॉर्मूला यूज़ होता है इम्पैक्ट का। ठीक है, कंसेप्ट मैं मान के चलता हूँ कि आप जहाँ कहीं से भी पढ़े वहाँ से आप क्लियर करके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कंसेप्ट लेके नहीं चल रहा हूँ, यहाँ पे आपका ICM मॉड्यूल बैच है, क्वेश्चन को सोल्व करवाना मेरा काम है। ठीक है, कंसेप्ट आप पढ़ के आ रहे हैं ऐसा माना जाता है। तो कहते हैं इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है। इम्पैक्ट का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना होता है। इम्पैक्ट का है, या फिर इसे दूसरे वर्ड में परसेंटेज चेंज भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी दिया होगा, ठीक है, परसेंटेज चेंज पूछा हो सकता है, इम्पैक्ट पूछा हो सकता है। तो ये जब पूछा जाए तो इसका एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला होता है और छोटी सी कैलकुलेशन होती है, आप तुरंत इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो जब भी पूछा जाए कि सर इम्पैक्ट या फिर परसेंटेज चेंज निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है। कहता है कि सर डिफरेंस इन अमाउंट, फॉर्मूला ऐसा होता है। कहता है डिफरेंस इन अमाउंट लेना है, डिफरेंस इन अमाउंट डिवाइड बाय आपको करना है बेस अमाउंट। बेस को हम ओल्ड अमाउंट भी कहते हैं, बेस अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, इम्पैक्ट निकल आएगा। इम्पैक्ट निकलने के लिए ध्यान रहे डिफरेंस इन अमाउंट लेना है डिवाइड बाय बेस अमाउंट। अब बस इसका मतलब एक बार के लिए मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इक्विटी की मैं बात करता हूँ, एग्जांपल फॉर एग्जांपल। ठीक है, कि कोई कंपनी की इक्विटी की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। कहते हैं कि सर करंटली तो जो है ₹500 लाख की इक्विटी इनके पास पड़ी हुई है। इस कंपनी के पास कितनी इक्विटी है, ₹500 लाख की इक्विटी है। अब कंपनी ने कुछ इक्विटी इशू वगैरह करा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इक्विटी अब हो गई है 540 लाख रुपीज़ की। फॉर एग्जांपल 540 लाख रुपीज़ की इक्विटी अब हो गई। पहले कितनी थी, 500 की, अब कितनी हो गई, 540 लाख रुपीज़ की। ठीक है, अब कंपनी का ये मानना है कि ये चेंजेस कितना हुआ, परसेंटेज चेंज कितना हुआ या फिर इम्पैक्ट कितना है, ये जानना चाहती है कंपनी। परसेंटेज चेंज या फिर इम्पैक्ट, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये जानना चाहती है कंपनी कि इसका परसेंटेज चेंज कितना होगा, इम्पैक्ट कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो सिंपली वैल्यू आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। फॉर्मूले क्या है सर, डिफरेंस इन अमाउंट डिवाइड बाय बेस अमाउंट। बेस अमाउंट को हम ओल्ड अमाउंट भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। कहते हैं डिफरेंस इन अमाउंट। डिफरेंस इन अमाउंट का मतलब होता है ओल्ड अमाउंट जो भी है
500 लाख रुपीज़ ओल्ड अमाउंट है, और न्यू अमाउंट कितना हो गया, कहता है 540। तो ओल्ड और न्यू का डिफरेंस कितना है, तो कहते हैं ये तो 500 लाख रुपीज़ और ये 540, मतलब कि 40 लाख रुपीज़ डिफरेंस अमाउंट है। तो बस ये डिफरेंस अमाउंट लिखना है 40 लाख रुपीज़। तो कहते हैं 40 लाख रुपीज़, 40 लाख, लो जी। और डिवाइड बाय आपको क्या करना है, डिवाइड बाय हमें करना है बेस अमाउंट। बेस अमाउंट को हम ओल्ड अमाउंट भी कहते हैं। तो बेस अमाउंट कितना है सर, 500 लाख रुपीज़, क्लियरली लिख रखा है 500 लाख रुपीज़। तो डिवाइड बाई 500 लाख, डिवाइड बाई 500 लैक्स, और इंटू 100 कर देना, परसेंटेज में आ जाएगा। पॉइंट में लिखो तो भी कोई गलत नहीं है, परसेंटेज में लिखो तो भी कोई गलत नहीं है। तो 40 डिवाइड बाई 500 करेंगे तो 0.08 भी लिख सकते हैं, या फिर इंटू 100 करके परसेंटेज भी लिख सकते हैं 8%। ये 8% क्या आ गया, ये 8% आ गया आपका इम्पैक्ट जो क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, ऐसे ही इम्पैक्ट आपको पूछा जाता है। इम्पैक्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है, इक्विटी का पूछ सकते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी का पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी पूछा है बस आपको निकाल लेना है। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बस चीज़ों को समझाने की कोशिश करी गई कि इस तरीके से इम्पैक्ट निकाला जाता है। आपको यहाँ पे 3 चीज़ों का पूछा है, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी का इम्पैक्ट निकालिए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इम्पैक्ट निकालिए, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का इम्पैक्ट निकालिए। तो एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं और बात ख़त्म करते हैं। बस ध्यान रहे, इम्पैक्ट निकालना है तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक ओल्ड अमाउंट और एक न्यू अमाउंट। ये 2 चीज़ें पता है तो इम्पैक्ट तो अभी के अभी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ओल्ड अमाउंट और न्यू अमाउंट पता लगा लीजिए, काम ख़त्म करिए। ओल्ड अमाउंट और न्यू अमाउंट जो है वो पता लगाइए और काम ख़त्म करिए। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है, ओल्ड अमाउंट और न्यू अमाउंट निकालना। ठीक है, बाकी इम्पैक्ट तो बड़ी आसानी से निकल जाता है, आपने देखा ही। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू ही तो पुट करनी है, और क्या ही करना है। ठीक है, तो इम्पैक्ट तो तुरंत निकल आएगा, बस आपको कैलकुलेशन किस चीज़ के लिए करनी पड़ेगी, ओल्ड अमाउंट और न्यू अमाउंट निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा, उस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में समरी में यहाँ पे लिख रखा है। आप देखिए यहाँ पे कहते हैं जो चीज़ वहाँ पे है क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना, बस समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एग्ज़ाम में तो यहाँ से स्टार्ट होगा सॉल्यूशन। ठीक है, पहले मैं जो क्वेश्चन ने बताया, वो क्वेश्चन ने जो भी चीज़ बताई मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया। कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके सामने ओपन रखता हूँ, आप साथ साथ इसे रीड भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 10, जिसे आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 कहते हैं, सिंपल है क्वेश्चन, अभी अभी हमने रीड कर लिया, समझ लिया है, बस वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रखा है मैंने। कहते हैं कि अभी पहले तो करंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अभी कंपनी के पास क्या है। तो कहता है कंपनी इक्विटी फाइनेंस कंपनी है, इसका मतलब है कि केवल और केवल कंपनी के पास क्या है सर, इक्विटी है। इक्विटी के अलावा कंपनी के पास और कुछ नहीं है। ठीक है, कहते हैं करंटली मार्केट वैल्यू जो है कंपनी की वो है 1750 लाख रुपीज़। करंटली मार्केट वैल्यू मतलब कि जहाँ पे कंपनी के पास केवल और केवल इक्विटी है। ठीक है, उस टाइम पे केवल और केवल इक्विटी है, उस टाइम पे केवल और केवल इक्विटी है, उस टाइम पे कंपनी के पास मार्केट वैल्यू कितनी है, 1750 लाख रुपीज़ की मार्केट वैल्यू है। इसका मतलब इसे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि और कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ जो कंपनी है वो इनडायरेक्टली मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ही बन जाएगी। ठीक है जी, इसके बाद कहते हैं कि 20% कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, और उसका मतलब हमने निकाल रखा था कि उसका मतलब और कोई नहीं KE है। ठीक है, उसका मतलब क्या निकल के आता है, KE। ठीक है, तो KE भी आपको यहाँ पे आपके पास में गिवन है। ठीक है, तो ये इक्विटी आपको गिवन है कि ओनली एंड ओनली इक्विटी है। ये भी आपको चीज़ गिवन है कि भाई आपके पास में मार्केट वैल्यू कितना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके पास में क्लियर है, लो जी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर है। और अब कह रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, अब हम इसे रिप्लेस करना चाहते हैं 15% डिबेंचर्स में। कहते हैं कि हम रिप्लेस करना चाहते हैं 275 लाख रुपीज़ की इक्विटी को रिपर्चेस कर लेंगे और इसे रिप्लेस कर देंगे किस चीज़ में, डिबेंचर में। और डिबेंचर कितने, 15% वाले डिबेंचर में वो क्या करना चाहते हैं, चेंज कर देना चाहते हैं, कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। ठीक है, जिसको मैंने शॉर्ट में इस तरीके से मैंने प्रेजेंट कर दिया है समझने के लिए। इसके बाद कहते हैं कि आपको सिंपली यहाँ पे कहा गया कि EBIT कांस्टेंट रहेगा और टैक्स रेट 30% रहेगा। बस आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे, उसका इम्पैक्ट आपको बता देना है और आंसर सॉल्यूशन ख़त्म आपके पास में।
ठीक है। बस चलिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एक एक करके सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 आपके पास, पॉइंट नंबर 1 जो पूछा है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आपको सबसे पहले पूछा, इसका इम्पैक्ट बताइए। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म भी कह सकते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, ठीक है, ये निकालना है। इम्पैक्ट ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। अब इम्पैक्ट का मतलब आपको एकदम से क्लियर है। इम्पैक्ट निकालने के लिए हमें पुरानी मार्केट वैल्यू और नई मार्केट वैल्यू, मतलब कि न्यू अमाउंट और ओल्ड अमाउंट हमें अगर पता है तो अभी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और आगे हम स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को देखें तो क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, पुरानी मार्केट वैल्यू तो हमें चलो पता है, पुरानी मतलब कि ये करंट अब पुराना बन चुका। क्यों? क्योंकि हम प्लान अप्लाई करने वाले हैं। प्लान के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले का प्लान और अभी कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले की मार्केट वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, 1750 लाख। लेकिन जैसे ही डिबेंचर में कन्वर्ट करेंगे कुछ इक्विटी को, उसके बाद मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी ये क्वेश्चन ने नहीं बताया। इसका मतलब यहाँ पे मार्केट वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू मिसिंग है। अगर ये हमें पता होता तो अभी के अभी इम्पैक्ट निकल के आ जाता, लेकिन यहाँ पे आपके पास में मार्केट वैल्यू मिसिंग है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, अगर ये पता चल जाए तो बस ये पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। इम्पैक्ट वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और तुरंत आपके पास में आंसर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता हमें, ठीक है, पुरानी मार्केट वैल्यू पता है, नई नहीं पता, नई हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब नई निकालने से पहले एक कंसेप्ट जो आपको पता होगा ही होगा, कहते हैं कि जब हमारे पास केवल और केवल इक्विटी होता है, जब हमारे पास केवल और केवल इक्विटी होता है तो हम कंपनी को कहते हैं कि ये कंपनी जो है क्या है, अनलीवर्ड कंपनी। इस कंपनी को हम अनलीवर्ड कंपनी कहते हैं। अनलीवर्ड कंपनी का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसके पास कोई डेप्थ है ही नहीं। डेप्थ नहीं होने का मतलब है वो अनलीवर्ड कंपनी है। जैसे ही आप डेप्थ इशू कर देते हैं, आप अनलीवर्ड से बन जाते हैं लीवर्ड कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो पहले तो आप अनलीवर्ड कंपनी थे क्योंकि आप इक्विटी फाइनेंस कंपनी थे। लेकिन जैसा आपका प्लान है कि भाई आप जो है इक्विटी को कन्वर्ट करेंगे डिबेंचर्स के अंदर, 275 लाख रुपीज़ की इक्विटी को चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि फ्यूचर में आप जैसे ही प्लान अप्लाई कर देंगे, प्लान अप्लाई करने के बाद आप क्या बन जाएंगे, लीवर्ड कंपनी। आप क्या बन जाएंगे, लीवर्ड कंपनी। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? तो पहले आप अनलीवर्ड कंपनी थे, आज आपके क्या हो जाएंगे, जैसे ही प्लान अप्लाई हो गया आप लीवर्ड कंपनी बन जाएंगे, क्योंकि आप डेप्थ इशू करने वाले हैं। तो बड़ा ही सिंपल है इसका मार्केट वैल्यू निकालना। देखिएगा, कहते हैं वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा और वर्किंग नोट से हमें इसके कैलकुलेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इम्पैक्ट निकाल पाएंगे। तो वर्किंग नोट हम सबसे पहले चले जाते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ दी और यहाँ पे हेडिंग देता हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट्स में हम जो मार्केट वैल्यू आफ्टर वाली निकालनी है, मतलब कि जब हम कौन सी कंपनी बन गए, लीवर्ड कंपनी बन गए। ठीक है, कौन सी कंपनी, हम लीवर्ड कंपनी बन गए, उस टाइम की हमें क्या निकालना है सर, उस टाइम की मार्केट वैल्यू निकालना है। उसके लिए हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। ये चीज़ एकदम से क्लियर होनी चाहिए कि वर्किंग नोट हम बना क्यों रहे हैं, ठीक है, किस कारण से, क्या इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है जब हम लीवर्ड कंपनी बन गए, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है वो चीज़ हमें नहीं पता। ये चीज़ जो हमें नहीं पता, इसके लिए हम जो है क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। ठीक है, आइए तो कहते हैं वर्किंग नोट बनाते हैं। कहते हैं बताइए मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म
का वैल्यू मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है। और ध्यान रहे यहाँ पे लीवर्ड फर्म है, ठीक है। पहले हम अनलीवर्ड हुआ करते थे, आज तो हम लीवर्ड फर्म बन चुके हैं। और लीवर्ड फर्म का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो जब हम मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म उसमें भी लीवर्ड और अनलीवर्ड की बात करें तो लीवर्ड फर्म का फॉर्मूला जो है बड़ा ही सिंपल होता है। कहता है कि वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड ले लो, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म जितना भी था, ठीक है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म जितना भी था वो लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए एक चीज़। क्या चीज़? कहते हैं कि डेप्थ इनटू टैक्स रेट, डेप्थ इनटू टैक्स रेट। बस ये आंसर निकाल के उसमें ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा सर? लीवर्ड कंपनी की मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। क्या वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म पता है? आंसर इज यस। पहले का तो वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन नहीं दे रखा है, ये रहा 1750 लाख रुपीज़, तो ये तो हमें पता है, ठीक है सर। तो कहते हैं रुपीज़ 1750 लाख रुपीज़, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। बस इसमें ऐड कर दो, कहते हैं कि सर डेप्थ इनटू टैक्स रेट। डेप्थ कितना हो जाएगा? तो कहते हैं जब लीवर्ड कंपनी बन जाएंगे आप, जब आप लीवर्ड कंपनी बन जाएंगे, ठीक है, जब आप लीवर्ड कंपनी बन जाएंगे तो लीवर्ड कंपनी बनने के बाद आपका डेप्थ कितना हो जाएगा? 275 लाख रुपीज़ का डेप्थ दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी इतने को हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेप्थ के अंदर। तो डेप्थ सेम अमाउंट का है, ऐसा क्वेश्चन ने खुद लिख रखा है, मतलब कि 275 लाख रुपीज़ का अब डेप्थ हो जाएगा। तो डेप्थ का अमाउंट कितना है? 275। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 275 लाख रुपीज़, ठीक है, 275 लाख रुपीज़ इंटू टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना था? क्वेश्चन ने बता रखा था 30%, तो बस इंटू 30% कर दो, इंटू 30% कर दो, काम ख़त्म। ये रुपीज़ है, ध्यान रखिएगा, रुपीज़ 275 लाख रुपीज़। तो जैसे ही हमने ये मल्टीप्लाई करेंगे 275 इंटू 30% और उसमें ऐड कर देंगे 1750, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा 1832.50 लाख रुपीज़। लो जी, ये मार्केट वैल्यू आ गया। कौन सा वाला सर? न्यू वाला, ठीक है। ओल्ड वाला तो क्वेश्चन ने खुद दे रखा है, न्यू का ये लीजिए आपके पास में आंसर, न्यू का आपके पास में ये लीजिए आंसर, ठीक है जी। न्यू का आंसर आपके पास में हो गया 1832। तो ओल्ड कितना था? 1750, न्यू कितना हो गया? 1832.50। लीजिए, इम्पैक्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। अगर न्यू अमाउंट और ओल्ड अमाउंट दो चीज़ें पता है, इम्पैक्ट बड़े आराम से निकल आएगा। तो इम्पैक्ट कैसे आएगा? तो कहता है कि सर डिफरेंस इन अमाउंट लेना है। डिफरेंस मतलब कि न्यू और ओल्ड में कितना डिफरेंस है? तो यहाँ पे 1750 मतलब कि 1750 और 1832.50, डिफरेंस कितना आ रहा है? 32.50 माइनस 750, डिफरेंस जो है वो 82.5 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पे ऊपर डिफरेंस लिखेंगे, जैसे कि मैंने फॉर्मूला अभी अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो कहता है 82.5 लाख रुपीज़ डिवाइड बाय क्या करेंगे सर? ओल्ड अमाउंट। ओल्ड मतलब कि पहले कितना हुआ करता था वो अमाउंट, तो पहले तो 1750 हुआ करता था, ठीक है। तो ओल्ड अमाउंट मतलब कि 1750 लाख रुपीज़। लीजिए, और परसेंटेज में लिखना चाहते हो इंटू 100 कर देना, तो परसेंटेज में लिख सकते हो 82.5 डिवाइड बाई 1750 और इंटू 100 करेंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा परसेंटेज चेंज, ठीक है, 4.71%। अब ये परसेंटेज में हमने आंसर दे दिया, ठीक है। लो जी, परसेंटेज में हमने इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो कहते हैं अमाउंट में अगर चेंजेस निकालना चाहते हो 82.5 लाख रुपीज़, ठीक है। कैसे आया वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, अगर ब्रैकेट में दिखाना चाहे तो, कि 82.5 लाख रुपीज़ कैसे आया। तो कहते हैं 1832.50, ठीक है, लैक्स, जो न्यू आपके पास में फर्म की वैल्यू है, माइनस कर देंगे ओल्ड फर्म की वैल्यू 1750 लाख, ठीक है। और जैसे ही माइनस करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा 82.50 लाख रुपीज़, ठीक है जी। तो ये आपके पास में आंसर आ गया। लो जी,
क्लियर, ये हमने दे दिया। तो कहते हैं अमाउंट में पूछना चाहते हो तो अमाउंट में ये लो आंसर 82.50 लाख रुपीज़, ठीक है। और परसेंटेज में पूछना चाहते हो ये लो परसेंटेज में आपके पास में आंसर 4.71, दोनों ही बता दिया। आप जिस तरीके से भी इम्पैक्ट पूछ रहे हैं हमने बता दिया, ठीक है जी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे खत्म। बस हमें ओल्ड और न्यू अमाउंट, ओल्ड और न्यू, ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, सॉल्यूशन तुरंत निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन अगर निकालें, सेकंड अगर क्वेश्चन हम निकालना चाहे तो सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा क्या था? सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा कि बताइए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा, इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कहते हैं इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम शॉर्ट में KO भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास में निकालने के लिए क्या है, ठीक है। क्या पुराना कोई KO गिवन है और न्यू कोई गिवन है? तो आंसर इज नो, दोनों ही चीज़ नहीं गिवन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 हमने ये बनाया था, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1। अब वर्किंग नोट नंबर 2 में जाना पड़ेगा। इम्पैक्ट के लिए थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेता हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, लीजिए वर्किंग नोट नंबर 2, जिसमें मैं कैलकुलेशन करूँगा किस चीज़ का? मैं कैलकुलेशन करूँगा कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का। मतलब कि ओल्ड और न्यू दो चीज़ें मुझे चाहिए, वो पता चल जाएगा, काम ख़त्म मेरा, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बस मुझे निकालना है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले में याद करें तो हमारे पास टोटल 4 तरीके के ही फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर, उससे ज़्यादा है नहीं। मैंने तो पढ़ाया था आपको, आप जहाँ कहीं से भी पढ़े आपने भी उतने ही पढ़े होंगे, क्योंकि मॉड्यूल में ही इतने ही है, तो इससे ज़्यादा तो क्या ही पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो कहते हैं 4 तरीके के फॉर्मूले, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहाँ पे आता है ऐसा एक ही फॉर्मूला है। कौन सा? वैल्यू ऑफ फर्म वाला, ठीक है। तो बेसिकली कहते हैं कि भाई आपके पास में अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज़ करना चाहते हो तो एक फॉर्मूला आपके पास में आ जाता है वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का, ठीक है। इस तरीके से है इसका फॉर्मूला, या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू, इस तरीके से मैं लिखता हूँ। फॉर्मूला आपको बस याद होना चाहिए, कैसे भी लिखे आपकी मर्जी है। कहते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला कुछ इस तरीके का, इज इक्वल टू, आपको लेना है EBIT। आपको क्या लेना है सर? EBIT, जिसमें से अगर क्वेश्चन में टैक्स गिवन है तो टैक्स माइनस कर देना, ठीक है। जिसमें से टैक्स परसेंटेज माइनस कर देंगे और डिवाइड बाय कर देंगे वैल्यू ऑफ फर्म, डिवाइड बाय कर देंगे सर जी वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक, बिल्कुल ठीक सर। तो कहते हैं सिंपली हमें EBIT चाहिए, हमें वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए, हमें टैक्स रेट चाहिए, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास में आ जाएगा। अगर हम बात करें अनलिवर्ड फॉर्म, मतलब कि पहले की अनलिवर्ड फॉर्म, जब हम थे अनलिवर्ड फर्म, ठीक है, जब हम अनलिवर्ड फर्म थे तो सिंपल है। कहते हैं इस टाइम का EBIT आपको पता ही होगा। सर नहीं पता है, क्वेश्चन ने नहीं बताया। क्वेश्चन ने हाँ ये बताया है कि अभी का जो EBIT वो फ्यूचर में भी वही रहेगा, ऐसी हिंट दी है, लेकिन अभी EBIT है कितना ये नहीं बताया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टैक्स रेट तो क्वेश्चन ने ज़रूर बताया होगा, बिल्कुल सर, कितना? कहते हैं 30%, क्वेश्चन ने ये चलो बता दिया है, तो ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म क्या क्वेश्चन ने बताया? वैल्यू ऑफ फर्म क्या क्वेश्चन ने बताया है? सर बिल्कुल बताया। वैल्यू ऑफ फर्म जो है ओल्ड का ऑलरेडी क्वेश्चन ने बताया था 1750 लाख रुपीज़, तो 1750 लाख रुपीज़ आपके पास में ये गिवन है, 1750 लैक्स। लो जी, ये चीज़ आपके पास में क्लियर है, ठीक है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। ओके सर,
तो कहते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमें निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अनलिवर्ड फर्म का पहले हम निकाल रहे हैं। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो अनलिवर्ड फर्म का निकाल रहे हैं उसमें हमें ईबीआईटी अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो सकता है। ठीक है, बस हमें ईबीआईटी निकालना है कैसे भी करके। ईबीआईटी पता चल गया तो आपके पास में सॉल्यूशन ख़त्म, और तुरंत यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कितना। ठीक है, बस हमें क्या निकालना है, ईबीआईटी। ईबीआईटी जैसे ही पता चल गया काम ख़त्म। अब ईबीआईटी निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ईबीआईटी डायरेक्टली क्वेश्चन ने नहीं दिया है। ठीक है, तो ईबीआईटी के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। थोड़ी सी यहाँ पे जगह छोड़नी पड़ेगी, और वर्किंग नोट नंबर 3 हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 लीजिए, वर्किंग नोट नंबर 3, और जहाँ पे हम ईबीआईटी निकालने की कोशिश करेंगे। कहते हैं आपके पास में एक फॉर्मेट बना लेते हैं, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, और अमाउंट में 2 कॉलम बना लेता हूँ, क्योंकि हम अनलीवर्ड और फिर लीवर्ड बन गए इस तरीके से। तो जब हम अनलीवर्ड थे उस टाइम पे हमारा क्या ईबीआईटी वगैरह रहा, और लीवर्ड हो गए तब हमारा ईबीआईटी क्या रहा। बेसिकली दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद कहा है कि फ्यूचर में भी ईबीआईटी सेम ही रहेगा। लेकिन फिर भी कहता है अनलीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड आपके पास में, और यहाँ पे आपके पास में लीवर्ड फर्म। ठीक है, ये आपके पास में हो जाता है, और हमें निकालना है ईबीआईटी कितना होगा। ठीक है, ईबीआईटी कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को, तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको समझ आएगा क्या चीज़। कहते हैं कि सर पहले की मार्केट वैल्यू जो है वो 1750 लाख रुपीज़ थी। ये मार्केट वैल्यू आपको दिख रही है? बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन नहीं दिया है, हमें बिल्कुल दिख रहा है। कहते हैं कि सर ये मार्केट वैल्यू को हम मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन ने खुद कहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 1750 लाख रुपीज़ है। क्या ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म को क्या हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं? मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये वर्ड मैं लिख सकता हूँ इक्विटी। यस, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास केवल और केवल इक्विटी फाइनेंस कंपनी थी। मतलब कि सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू आपके पास में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास केवल और केवल क्या था, इक्विटी थी। केवल और केवल इक्विटी, मतलब कि मार्केट वैल्यू की जो फर्म की जो मार्केट वैल्यू चल रही थी वो केवल और केवल किसके बेसिस पे चल रही थी, इक्विटी के बेसिस पे, और कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं। तो ऑब्वियसली जो भी वैल्यू अभी मार्केट की चल रही है वो इक्विटी के बेस पे ही चल रही है। मतलब कि इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू वही मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। तो ये चीज़ आपके पास में इम्पोर्टेंट था। कहता है कि सर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और इज इक्वल टू रुपीज़ 1750 लाख। तो जब हम अनलीवर्ड फर्म थे, ठीक है, उस टाइम पे हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म दोनों एक ही चीज़ थी, और वो थी आपके पास में 1750 लाख रुपीज़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कहते हैं बताइए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जब हम अनलीवर्ड थे तब आप कितनी थी, 1750 लाख रुपीज़। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय की। यही फॉर्मूला होता है? बिल्कुल सर। अब सिंपली अगर देखें तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अनलीवर्ड जब थे तब तो हमें पता था, ठीक है। तो जब हम
अनलीवर्ड थे, ठीक है, उस टाइम की मार्केट वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी, कहते हैं 1750 लाख रुपीज़, 1750 लाख रुपीज़, ठीक है। और डिवाइड बाय कर देंगे हम यहाँ पे के अर्निंग आफ्टर टैक्स हमें नहीं पता, लेकिन उस टाइम का के क्वेश्चन ने खुद दिया है, ठीक है, तो हम वो तो यूज़ कर ही सकते हैं। के आपको गिवन था 20%, तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे 20% आप जो है वैल्यू पुट कर देंगे, 20%। और अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 1750 डिवाइड बाई 20%, तो आपके पास में यहाँ पे आंसर 1750 इंटू 20%, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा ₹350 लाख। और जैसे ही ये आंसर आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको मिला है, मतलब कि ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, और जिसमें से हम टैक्स माइनस कर दे तो जो मिलता है उसे हम अर्निंग आफ्टर टैक्स कहते हैं, जो हमें मिला है अभी अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। अनलीवर्ड फर्म का हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल गया ₹350, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये अमाउंट इन रुपीज़ है, यहाँ पे बस 350 लाख रुपीज़ लिख देता हूँ, यहाँ पे 350, लो जी, और यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ रुपीज़ इन लैक्स, ठीक है, रुपीज़ इन लैक्स, तो 350 लाख रुपीज़ हमने लिख दिया। टैक्स रेट आपको पता है सर 30%। अब आपको इतनी चीज़ तो कैलकुलेशन आपको आती है कि कहता है कि कोई अमाउंट में से अगर 30% माइनस किया और 350 आ रहा है, मतलब कि ये 350 70% होगा। अगर 350 डिवाइड बाई 70% अगर मैं कर दूँ तो मुझे 100% मतलब कि ईबीटी मिल जाएगा, ठीक है। तो 350 डिवाइड बाई 70% करिए, आपको पता चल जाएगा 500 आपके पास में आंसर आ रहा होगा। 500 लाख रुपीज़ आपके पास में आंसर आ रहा होगा 30% माइनस करने के बाद। 30% टैक्स रेट मतलब कि 500 इंटू 30% मतलब कि 150 आपका टैक्स रेट लगा होगा और 350 आपका आंसर आया होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो 350 डिवाइड बाई 70% किया, 70% कैसे आया, तो कहते हैं 30% टैक्स रेट है, तो रिमेनिंग क्या हुआ 70%, तो डिवाइड बाई 70% करेंगे, 100% मतलब कि ईबीटी मिल गया। अब जैसे ही ईबीटी मिल गया आपके पास में ईबीआईटी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है कि जैसे ही आपको ईबीटी मिल गया, अनलीवर्ड फर्म का मतलब होता है कि इसके पास कोई डेप्थ है ही नहीं, डेप्थ है नहीं मतलब कि इंटरेस्ट होगा नहीं, इंटरेस्ट होगा नहीं तो ऑब्वियसली ईबीटी ही क्या बन जाएगा, ईबीआईटी, मतलब कि 500 लाख रुपीज़ ईबीआईटी बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और जैसे ही ईबीआईटी पहले का पता चल गया, आज का भी 500 होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बताया है कि आज और पहले का ऑलवेज ईबीआईटी कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब कि आज भी 500 भी आपको दिखेगा। तो पहले का जो 500 है आज भी 500 ही रहेगा, ये क्लियरली क्वेश्चन ने बताया, हमने नहीं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन ने बताया। इंटरेस्ट कितना होगा तो ये तो हमें वैसे भी पता चल जाएगा, क्योंकि डेप्थ कितना इशू करने वाले, 275, 15% वाला डिबेंचर है, तो 275 इंटू 15% करेंगे तो इंटरेस्ट रेट भी हमारे पास में आ जाएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट 41,25,000, ठीक है, तो 41.25, लो जी, इंटरेस्ट का अमाउंट तो वैसे भी हमारे पास में था ही, 500 में से माइनस कर दिया तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 458.75, जिसमें से 30% टैक्स रेट माइनस करिए इंटू 30%, तो टैक्स आपके पास में लगेगा 137.625, और जैसे ही ये माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 321.125, लीजिए। तो ये जैसे ही आपके पास में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आप अपनी जो मेन कैलकुलेशन थी जिसके वजह से ये आपको वर्किंग नोट नंबर 3 बना है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमें ईबीआईटी चाहिए था। ईबीआईटी हमारे पास में आ चुका है, आप देख सकते हैं ईबीआईटी आपके पास में है, और तुरंत हम आगे की कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आइए, कहते हैं हमें क्या चाहिए था सर, ईबीआईटी अनलीवर्ड फर्म जब हम थे, तो ये लीजिए ईबीआईटी 500 लाख रुपीज़ है, तो 500 लाख रुपीज़ आप लिख दीजिए और काम ख़त्म। ईबीआईटी कितना है, 500 लैक्स,
ठीक है, रुपीज़। तो बस यहाँ पे आंसर निकाल लीजिए, 500 माइनस 20% या 30% डिवाइड बाई 1750, और यहाँ पे आप आंसर निकालेंगे 20% आपके पास में आ रहा है, 20% आपके पास में आ रहा है। सीधी सी बात है कि हमारे पास केवल और केवल इक्विटी ही थे, तो अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर इक्विटी का भी परसेंटेज यही था, 20%। ठीक है, जब कंपनी के पास और कोई सिक्योरिटी है ही नहीं तो के क्या बन जाता है, के ओ बन जाता है। बस ये तो मैंने प्रूव कर दिया आपके पास में, वरना आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते थे कि यहाँ पे हम अनलिवर्ड फर्म है और हमारे पास और कोई सिक्योरिटी नहीं है, केवल और केवल इक्विटी है, तो के ई इज इक्वल टू के ओ बन जाएगा। ठीक है, तो के ओ भी 20% ही आता है ऑलवेज आपके पास में, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके कन्फर्म कर लिया। इसके बाद ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम लीवर्ड फर्म थे उस टाइम का निकाल लेते और दोनों पता चल जाएगा तो हमारे पास में इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम लीवर्ड फर्म थे, ठीक है, तो जब हम लीवर्ड फर्म थे, लीवर्ड फर्म, उस टाइम पे हमारे पास में फॉर्मूला तो सेम ही रहना है, बस वैल्यू हमें देखनी है कि वैल्यू कौन कौन सी बन जाएगी। कहते हैं टैक्स रेट तो 30% ही रहेगा, ईबीआईटी हमारे पास में वही रहेगा क्योंकि ईबीआईटी कांस्टेंट है, तो रुपीज़ 500 लाख भी ऐसा के ऐसा ही रहेंगे, 500 लाख माइनस 30% टैक्स रेट तो ऑलवेज सेम रहेगा, उसमें तो कोई चेंज होता नहीं है। बस डिवाइड बाई ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ फर्म बदल जाएगा क्योंकि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, जब हम लीवर्ड फर्म बन गए तो उस टाइम पे हमारी वैल्यू कितनी हो गई थी, हमने निकाला था 1832.50। ठीक है, तो 1832.50 लैक्स। ठीक है, और निकाल लीजिए इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए 500 माइनस 30% डिवाइड बाई 1832.5 और इंटू 100 करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 19.099%। लीजिए, तो दोनों आपको मिल गया, इम्पैक्ट निकाल सकते हो बिल्कुल सर। ओल्ड और न्यू दोनों का डिफरेंस आपको पहले ऊपर लेना है और फिर डिवाइड बाय क्या करना है, ओल्ड, और जैसे ही ये करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ओल्ड अमाउंट और न्यू अमाउंट का हम डिफरेंस लेते हैं और डिवाइड बाय हम ओल्ड अमाउंट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आंसर ऑलरेडी परसेंटेज में गिवन है। परसेंटेज में है तो कोई चीज़ करनी नहीं पड़ती, हमें सिंपली ओल्ड परसेंटेज और न्यू परसेंटेज का डिफरेंस ले लेना है, वही इम्पैक्ट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो 20% था, जिसमें से हम कितना 19.099% हटा देंगे तो जो रिमेनिंग आ गया वो इम्पैक्ट आ गया। ठीक है, तो 19.099 इज इक्वल टू आपके पास में, तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.90%। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गया सर, ये आपके पास में परसेंटेज चेंज आ गया जिसे हम इम्पैक्ट भी कहते हैं। तो ये आपके पास में आंसर, लो जी। ठीक है, परसेंटेज में ही गिवन था, अमाउंट था नहीं, अमाउंट था तो पूरे का पूरा फॉर्मूला पुट करना पड़ता, परसेंटेज में ही गिवन है तो डायरेक्टली हमने डिफरेंस निकाल लिया, वही इम्पैक्ट आ गया। ठीक है, वही आपके पास में क्या आ गया सर, इम्पैक्ट आ गया। ठीक है जी, लीजिए, तो ये आपके पास में सारे के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने जो ये सॉल्यूशन कर दिया, ये सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमारे पास में हो गया। वर्किंग नोट नंबर 2 और 3 हमने प्रिपेयर करी जिसके लिए, और हम आगे बढ़ रहे हैं अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा इसके बाद तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आपको पूछा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए तो हम भैया अभी हमने निकाल लिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में तो कोई बड़ी बात थी नहीं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ऐसा है कि सर पहले का कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो ऑलरेडी क्वेश्चन ने दिया है 20%।
बस लेटेस्ट नहीं पता है वो अभी निकाल लेंगे क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का होता है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारे पास में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल सकता है। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 4 हम अभी निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4 और के ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम लीवर्ड फर्म की बात कर रहे हैं क्योंकि अनलीवर्ड का तो हमें पता है 20% है। ठीक है, लीवर्ड फर्म के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं और फॉर्मूला तो सेम है, आपके पास में पता ही है। अर्निंग आफ्टर टैक्स लेना है, डिवाइड बाई के ई करना है और के ई हमें निकालना है। ये सारी चीज़ें तो हमें वैसे भी पता है। ये 1832.50 है लाख रुपीज़। अर्निंग आफ्टर टैक्स अभी अभी हमने निकाला है। ठीक है, के ई हमें निकालना है। बस सारी चीज़ें तो पता है। अर्निंग आफ्टर टैक्स बताइए, जब हम लीवर्ड थे अर्निंग आफ्टर टैक्स 321.125, तो रुपीज़ 321.125 लाख रुपीज़। लो जी, तो के ई निकाल लीजिए आपके पास में। के ई आपके पास में आंसर आ जाएगा 321.125 डिवाइड बाई 1832.50 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा 17.52%। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लेना है और हमने यहाँ पे ले लिया मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। इसमें से इक्विटी पोर्शन कितना होगा, तो ऑब्वियसली ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है उसमें से हम डेप का माइनस कर देते हैं। रुपीज़ 275 लाख रुपीज़, 275 लाख रुपीज़ की डेप थी। ठीक है, तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पता चल जाएगा। ये आपको क्लियर है एकदम से। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ जो हम रह गए, हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ दोनों एक ही ले लिया, मतलब कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म ले लिया। यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लेना था, तो 1832.50 माइनस 275 लाख रुपीज़, और जो भी आंसर आया 321.125 डिवाइड बाई परसेंटेज कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 20.62%। ठीक है, हमने वैल्यू ऑफ फर्म ले लिया था जबकि हमें लेना था वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो अभी हमने सही किया। तो कहते हैं 20.62%। ठीक है, 20.62%। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम आगे बढ़ा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आइए, कहते हैं पॉइंट नंबर 3, जिसमें पूछा है इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इम्पैक्ट कैसे निकलता है, डिफरेंस इन अमाउंट डिवाइड बाय हम ओल्ड अमाउंट करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा है कि सर ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में ही है। परसेंटेज में है तो सिंपली हमें ओल्ड और न्यू का डिफरेंस ले लेना होता है, बस बात खत्म। तो कहते हैं डिफरेंस कितना है, तो 20.62 अभी का है परसेंटेज, जिसमें से हम ओल्ड माइनस कर देंगे। ओल्ड तो 20%, क्वेश्चन ने खुद कहा है कि इक्विटी 20% है, तो डिफरेंस कितना आ गया 0.62%। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर आ गया 0.62%। लो जी, परसेंटेज में ही है तो फिर तो कोई फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट आप जो है डिफरेंस ले लीजिए, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो तीनों के हमने आंसर दे दिए। 3 क्वेश्चन पूछे थे, तीनों के आंसर हमने दे दिए, और तीनों के आंसर को हम हाईलाइट भी कर सकते हैं आपके पास में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपके पास में ये रहा 82.5 लाख रुपीज़। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन पूछा कि भाई इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताइए, ये रहा 90%, 0.90%। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन पूछा इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.62%। लो जी, ठीक है, तो तीनों के हमने आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए और वर्किंग नोट भी हमने प्रॉपर प्रिपेयर कर दी है। आप यहाँ पे इस तरीके से आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, लो जी, ये आपके पास में एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से आपको जो है लिखना स्टार्ट करना है अपना। ठीक है, चलिए
सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपका सॉल्यूशन है, एग्ज़ाम में आपको यहाँ से लिखना है। ये ऊपर की इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए थी, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास में पूरे का पूरा सॉल्यूशन होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज़ को।